हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे पहले इतिहास के किसी भी सभ्यताओं के नामकरण करने का सटीक परिभाषा यह है कि सभ्यता की पहली खुदाई जिस जगह पर होती है उस सभ्यता का नाम उसी स्थान के नाम पर रख दिया जाता है। जब 1921 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहां के मजदूर आसपास के पड़े ईंटों का प्रयोग बिना सोचे समझे किए जा रहे थे, लेकिन लोगों को यह बात का पता नहीं चल पा रहा था कि ये ईंटें इतिहास के किसी कालखंड को दिखा रही है। जब ईंटें बहुत अधिक मात्रा में मिलना प्रारंभ हुआ तो लोगों तथा इतिहासकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और इस जगह की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया और पाया गया कि यह बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आपको पता होना चाहिए किसी सभ्यता की खुदाई इतनी बारीकी ढंग से होती है कि एक चावल के तिनके सी वस्तु को भी सही सलामत निकाला जा सके। खुदाई के दौरान निकली वस्तु को सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप चढ़ाकर तब उसे हाथों में लिया जाता है और उसे लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। इस वस्तु को कार्बन डेटिंग विधि द्वारा इसकी उम्र का पता किया जाता है। तत्पश्चात जिस कालखंड की वस्तु से इसकी उम्र मिलती है उसी कालखंड का वह वस्तु मान लिया जाता है। जब कराची से लाहौर बीच रहे रेलवे लाइन में पुराने ईंटों की पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। खुदाई के बाद पता चला कि इस सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कहीं बड़ी है। इस सभ्यता की पूरब से पश्चिम की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर में फैली थी। इस सभ्यता का अधिकांश भाग सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित था, इसलिए इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। धीरे धीरे जानकारियों के बढ़ने के साथ साथ इस सभ्यता का नाम भी बढ़ता चला गया। इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, आधैतिहासिक सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता आदि कई नाम हैं। खुदाई के दृष्टि से इस सभ्यता का पहला प्रमाण हड़प्पा से मिला, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया तथा इस सभ्यता का सर्वाधिक स्थल सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित था, इसलिए इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इतिहासकारों के लिखने की दृष्टिकोण से इसे आधैतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। खुदाई के दौरान कांसा धातु का प्रमाण मिला जो यह बतलाता है कि आज से हजारों साल पहले के भी लोग कांसा धातु का प्रयोग किया करते थे, इसलिए विज्ञान एवं विकास की दृष्टिकोण से इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को माना जाता है। यह खुदाई सर जॉन मार्शल की निगरानी में किया गया था। इस खुदाई में लगभग 1000 से ज़्यादा स्थलों का प्रमाण मिला है। इस सभ्यता की चौहद्दी उत्तर में मादा जो फिलहाल जम्मू कश्मीर में स्थित है, दक्षिण में दाइमाबाद जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, पूरब में आलमगीरपुर जो फिलहाल के उत्तर प्रदेश में स्थित है, पश्चिम में सुतकांगेडोर जो वर्तमान के बलूचिस्तान में स्थित है। इस पूरी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी। इस सभ्यता का समय काल अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग बताया गया है, परंतु कार्बन डेटिंग विधि अर्थात C14 विधि के द्वारा सर्वमान काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। पुरानी सभ्यताओं से मिली सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहा जाता है। प्राचीन लेखों की लिपि तथा इसकी भाषा का अध्ययन पैलियोग्राफी कहा जाता है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की लिखने की लिपि मुख्यतः 2 प्रकार की है। बाएं से दाएं की ओर लिखी गई अभिलेख ब्राह्मी लिपि तथा दाईं से बाईं ओर लिखी गई लिपि खरोष्टी लिपि कहलाती है। इस सभ्यता की कुछ रहस्यमयी बातें जो आज तक नहीं सुलझ पाई है, वे कौन लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता को बसाया है, परंतु खुदाई के दौरान मिले मनुष्यों के कंकाल पर रिसर्च के बाद यह माना गया कि यहाँ मंगोलाई नस्ल के मानव
निवास किया करते थे, जिन्होंने इस सभ्यता को बसाया है। यह सभ्यता शहरी सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है। इस सभ्यता की मुख्य शहरें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुतकोटदा और धौलावीरा एक प्रमुख खोज के रूप में जानी जाती है। इस सभ्यता की राजधानी का कोई सर्वमान्य प्रमाण नहीं मिला है, परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता की राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को माना जाता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। इस सभ्यता का हर एक नगर नदी के किनारे तथा घरों का बनावट ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया गया था। इस सभ्यता में सुनियोजित नाले का भी निर्माण किया गया था। इन्हीं सब कारणों के चलते इस सभ्यता को शहरी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इस सभ्यता के खुदाई के दौरान गेहूं और जौ का प्रमाण मिला है, अर्थात इस सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता में क्लब बेट और ड्वार्फ नस्ल के गेहूं के प्रकार मिले हैं। इस सभ्यता में खेतों को जोते नहीं बल्कि कोड़े जाने का प्रमाण मिला है। इस सभ्यता में घोड़े और हाथी के पालने का प्रमाण नहीं मिला है, परंतु इस सभ्यता में घोड़े हाथी पाए जाने का प्रमाण मिला है। इसे अच्छी तरह से समझें। अगर किसी सभ्यता के घर के नज़दीक खुदाई के दौरान जानवर के अवशेष मिल जाते तो उस जीव को उस सभ्यता में पाला जाना कहा जाता था, तथा घरों से दूर दूर खुदाई में जानवरों का अवशेष मिलता तो उससे उस जीव को उस सभ्यता में पाया जाता था, ऐसा कहा जाएगा। इस सभ्यता से सूती कपड़ा अर्थात सिल्क और सोना, चांदी, रैखिक अर्थात ज्यामिति प्रणाली के अवशेष का प्रमाण मिला है। इसलिए इन सब का जनक सिंधु नदी घाटी सभ्यता को माना जाता है। इस सभ्यता में मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है, परंतु भूतों प्रेतों में आस्था का प्रमाण मिला है। इस सभ्यता में पूजनीय देवता पशुपति तथा शिवलिंग के पूजे जाने का प्रमाण मिला है। इस सभ्यता में वृक्षों में पीपल तथा जानवरों में कुंवरदार साढ़ के पूजे जाने का प्रमाण मिला है। इस सभ्यता की मुख्य देवी मातृ देवी अर्थात धरती को माना जाता है। मोहनजोदाड़ो में खुदाई के दौरान 3 मुंह वाला एक मूर्ति मिला है, जिसके माथे पर 3 सिंह तथा बाईं तरफ गेंडा भैंस, दाईं तरफ हाथी बाघ हिरन अंकित थे। इस सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी तथा मूल लिपियों की संख्या 62 से 64 थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण कलात्मक रचनाएं मुहरे थी, जो सिलखड़ी का बना होता है अर्थात मुलायम बलुआ पत्थर। इस मुहरे की आकृति आयताकार, बेलनाकार, गोलाकार होता था, जो संपत्ति का प्रतीक था। इस सभ्यता के लोग टेराकोटा का प्रयोग किया करते थे। टेराकोटा का मतलब हाथों द्वारा मिट्टी के बर्तन तथा मूर्तियों को कहा जाता है। इस पूरी सभ्यता में जो भी मानव की मूर्तियां मिली वह ठोस थी तथा जानवरों की मूर्तियां खोखली पाई गई। खुदाई के दौरान लोथल में एक जार में पूंछ के आकार का एक पेड़ बना हुआ मिला, जिसके ऊपर चिड़िया तथा नीचे पूंछ वाला जानवर की आकृति बनी थी, जो पंचतंत्र की कहानियों को निरूपित करता है। सिंधु घाटी सभ्यता में रैखिक प्रणाली का प्रमाण मिला, इसलिए इस सभ्यता को रैखिक प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। इस सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया करते थे। मनोरंजन के लिए इस सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, पासा खेलना आदि कई खेल के साधन हुआ करते थे। इस सभ्यता का प्रिय वृक्ष पीपल था। इस सभ्यता का सर्वाधिक उपकरण तांबे का बना होता था। इस सभ्यता से कांसे की बनी महिला की मूर्ति का प्रमाण मिला है, जो नृत्य अवस्था में पाई गई है।
जिसका दाहिना हाथ नितंब अर्थात कमर पर, सिर थोड़ा झुका हुआ, घुंघराले बाल, आंखें बड़ी सी आधी खुली सी मिली है। दायमाबाद में ऐसी ही 4 कांसे की प्रतिमाएं मिली है, जिसका प्रत्येक का वजन 60 किलोग्राम का है। पत्थर की मूर्तियों में सर्वोत्तम उदाहरण मोहनजोदड़ो से है। मोहनजोदड़ो में एक दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा मिली है, जो सिलखड़ी अर्थात मुलायम बलुआ पत्थर का बना है, जो वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित है। लोथल से एक ऐसी ही मूर्ति मिली है, जिसमें एक वृक्ष है, जिसके ऊपर 2 चिड़ियाँ चोंच में मछली पकड़ी हुई है। इसके नीचे लंबी पूंछ वाला लोमड़ी जैसा जीव अंकित है। इस सभ्यता का बागडोर कुछ लेखकों के अनुसार बनिया वर्ग के हाथों में बताया जाता है, परंतु जब तक हम इस सभ्यता से मिले अभिलेखों के लिखावट को पढ़ नहीं लेते, तब तक हम वास्तविकता से कोसों दूर रहेंगे। इस सभ्यता का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ वस्तु से वस्तुओं का खरीद एवं बिक्री है। सिंधु सभ्यता के लोग ज़्यादा व्यापार मेसोपोटामिया से करते थे। इस सभ्यता का सर्वाधिक निर्यात आयात लोथल से मेसोपोटामिया में होता था। इस सभ्यता के लोग धात्विक खनिजों का आयात एवं खाद्य पदार्थों का निर्यात किया करते थे। इस सभ्यता के लोग मापतौल के लिए रैखिक प्रणाली का प्रयोग किया करते थे, इसलिए इन्हें रैखिक प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। इस सभ्यता के मोहनजोदाड़ो में मृतकों को जलाने का प्रमाण मिला है। इस सभ्यता के लोथल में मृतकों को एक ही कब्र के अंदर महिला पुरुष दोनों को दफन करने का प्रमाण मिला है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के काफर में मालिक और कुत्ते को एक साथ दफन करने का प्रमाण मिला है। अब बात करते हैं सिर्फ हड़प्पा की। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात कही जाए तो यह पूरी सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जो कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली है, उसको दर्शाता है। परंतु सिर्फ हड़प्पा की बात कही जाए तो यह एक हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक छोटा सा नगर को दर्शाता है। तो अब हम बारी बारी से हड़प्पा सभ्यता के एक एक नगर को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला नगर हड़प्पा पढ़ेंगे कि अगर हड़प्पा सभ्यता की बात कही जाए तो यह पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को प्रदर्शित करती है। परंतु सिर्फ हड़प्पा की बात कही जाए तो यह हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक छोटा सा शहर को प्रदर्शित करता है। तो इन्हीं सब शहरों को क्रम से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हड़प्पा को पढ़ते हैं। हड़प्पा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा नगर के खोजे जाने का श्रेय दयाराम साहिनी और माधव स्वरूप वत्स को दिया जाता है। यह वही हड़प्पा है जिसे कराची से लाहौर 1921 ईस्वी में बिछ रहे रेलवे लाइन के दौरान पहला प्रमाण मिला था। हड़प्पा सभ्यता का खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। हड़प्पा जगह के बारे में सबसे पहले जानकारी मेंसर ने दी थी। हड़प्पा के खुदाई के दौरान यहाँ 2 टीले, एक पूर्व टीला तथा दूसरा पश्चिमी टीले का प्रमाण मिला। इस पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। अन्नागार अर्थात अनाज रखने का घर का प्रमाण हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो दोनों जगहों से मिला है, परंतु इनमें सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। यह अन्नागार उस सभ्यता का सबसे बड़ा भवन के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा में भी जौ और गेहूं के प्रमाण देखने को मिला। हड़प्पा की जिस जगह पे लाश को दफन किया जाता है, उस जगह का नाम R37 रखा गया है। अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता का श्रेय रखाल दास बनर्जी को जाता है। मोहनजोदाड़ो वर्तमान के पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो में कुषाणों के समय में यहाँ पर स्तूप टीला का निर्माण करवाया गया था। मोहनजोदाड़ो में स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास आदि कई सामुदायिक भवनों का भी प्रमाण मिला है। मोहनजोदाड़ो में सूती कपड़े, हाथी के खोपड़ी, घोड़े के दांत का भी प्रमाण मिला है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो ही है।
यहीं पे पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन अन्नागार मिला है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। इस पूरी सभ्यता का बाढ़ ग्रसित इलाका मोहनजोदाड़ो ही था। अब बात करते हैं चनहुदड़ो की। चनहुदड़ो के खोज का श्रेय गोपाल मजूमदार को दिया जाता है। चनहुदड़ो वर्तमान के पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहुदड़ो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का इकलौता ऐसा नगर है जहां पर एक भी किला तथा दुर्ग नहीं है। चनहुदड़ो में मुहर, गुड़िया, लिपस्टिक आदि का प्रमाण भी मिला है। अब बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा का अर्थ है काली रंग की चूड़ी। कालीबंगा के खोज का श्रेय बीबी लाल और बीके थापड़ को दिया जाता है। कालीबंगा यह आधुनिक राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। कालीबंगा घाघर और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से ही जूते खेत का प्रमाण मिला है और इस जूते खेत में चना तथा सरसों के दाने का भी प्रमाण मिला है। कालीबंगा पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र ऐसा नगर है जहां पक्की ईंटों का प्रमाण मिला है। कालीबंगा में फर्श को पक्की ईंटों से डिजाइन करके बनाया जाने का प्रमाण मिला है तथा कालीबंगा में ही पक्की ईंटों से अग्निकुंड का निर्माण का प्रमाण मिला है। कालीबंगा में ऊंट की अस्थि का भी प्रमाण मिला है। कालीबंगा नगर के अवशेषों से ट्रेपोनेशन विधि का भी प्रमाण मिला है। ट्रेपोनेशन का अर्थ चिकित्सा की ऑपरेशन विधि को कहा जाता है। अब बात करते हैं लोथल की। लोथल वर्तमान के राजस्थान में स्थित है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। लोथल भोगवन नदी के तट पर स्थित है। पूरी सभ्यता में लोथल से ही व्यापार का कार्य होता था और लोथल से मेसोपोटामिया में व्यापार आयात निर्यात होता था। पूरी सभ्यता में सबसे बड़ा बंदरगाह का प्रमाण लोथल से ही मिला है। चावल के दाने का भी प्रमाण लोथल से ही मिला है, परंतु चावल की भूसी की बात कही जाए तो इसका प्रमाण रंगपुर से मिला है। लोथल से ही घोड़े की मृण मूर्ति अर्थात मिट्टी की मूर्ति का प्रमाण मिला है, परंतु घोड़े की दांत की बात कही जाए तो इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो से मिला है। लोथल से ही युगल समाधान अर्थात जुड़वा लाश दफन का भी प्रमाण मिला है। लोथल से ही सोने के हार के दाने का भी प्रमाण मिला है। अब बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ आधुनिक पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ के खोज का श्रेय यज्ञदत्त शर्मा को दिया जाता है। रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। रोपड़ में ही मालिक और कुत्ते को एक साथ दफन करने का प्रमाण मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी का भी प्रमाण रोपड़ से ही मिला है। अब बात करते हैं सुरकोटदा की। सुरकोटदा के खोज का श्रेय जगपति जोशी को माना जाता है। सुरकोटदा आधुनिक गुजरात में स्थित है। घोड़े की अस्थि का प्रमाण सुरकोटदा से ही मिला है। अब बात करते हैं आलमगीरपुर की। आलमगीरपुर वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और यह टिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर के खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि यज्ञदत्त शर्मा जो रोपड़ के खोजकर्ता हैं और यज्ञदत्त शर्मा जो आलमगीरपुर के खोजकर्ता हैं, दोनों अलग अलग पुरुष हैं। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का अंतिम स्थल को प्रदर्शित करता है, अर्थात इस सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर को ही कहा जाता है। अब बात करते हैं रंगपुर की। रंगपुर आधुनिक गुजरात के मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर के खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। रंगपुर में धान की भूसी का प्रमाण मिला है। अब बात करते हैं बनवाली की। बनवाली वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। बनवाली के खोज का श्रेय रविंद्र सिंह बिष्ट को माना जाता है। आपने पीछे पढ़ा होगा गेहूं और जौ के दाने का प्रमाण हड़प्पा से मिला है, परंतु अच्छे किस्म के जौ की बात कही जाए तो इसका प्रमाण बनवाली से मिला है। बनवाली नगर की नियोजन प्रणाली शतरंज के समान थी। बनवाली नगर के घरों की दीवार की पुताई चावल की भूसी और गोबर के मिश्रण से की गई थी।
इस सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की अभाव देखने को मिला है। अब बात करते हैं सुतकांगेडोर की। सुतकांगेडोर जो वर्तमान अरब सागर और अलाउद्दीन सिंधु के संगम पर स्थित है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर समाप्त होते हैं। अब एक नज़र बाहरी तथ्यों की ओर डालते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थायी कृषि का पहला प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। बुर्जहोम और बुफर कला के लोग गर्त निवासी हुआ करते थे। चावल का पहला प्रमाण कोल्डिहवा तथा मगहर से मिला है, परंतु यह सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। कोल्डिहवा तथा मगहर में चावल का प्रमाण नवपाषाण युग का है। चावल की भूसी का पहला प्रमाण चिरान से मिला है, परंतु सिंधु नदी घाटी सभ्यता में चावल की भूसी की बात कही जाए तो यह रंगपुर से मिला है। लोगों का मानना था कि इतिहास सिंधु नदी घाटी की सभ्यता तक ही सीमित है, परंतु ऐसा नहीं है। यह धरती बहुत बड़ी है। यह कई सभ्यताओं को अपने गर्भ में लिए हुई है। जब किसी इतिहासकार की नज़र इन पर पड़ जाती है तब एक नई सभ्यता उभर कर आ जाती है। कई वर्षों के बाद एक ऐसी ही सभ्यता का उद्गम हुआ है जिसका नाम झोगर-झांग सभ्यता है। इसकी चर्चा अगले किसी वीडियो में करेंगे। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के विनाश की रहस्य का सटीक जानकारी नहीं मिल पाया है, परंतु इस सभ्यता के विनाश की बात कही जाए तो अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग धारणा है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पृथ्वी के भीतर विवर्तनिक प्लेटों के टकराव के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया, और कुछ का तो यह भी कहना है जलवायु परिवर्तन के कारण इनका विनाश हो गया। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ है, और कुछ का यह भी कहना है मतभेद के कारण आपसी मारकाट के चलते इस सभ्यता का अंत हो गया है। बहुत से इतिहासकारों का यह भी कहना है बढ़ती आबादी, घटता संसाधन के कारण लोग एक दूसरे जगहों पर निवास करने लगे। अंततः आलमगीरपुर में इनका विनाश हो गया। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।